मैं नेचुरोपैथी का भी डॉक्टर हूँ। मैंने पढ़ाई भी किया इसका और प्रैक्टिस भी किया है। तो हमने बहुत सारे कैंसर के पेशेंट और बाकी तमाम सारी बीमारियों के पेशेंट भी देखे कि उनको कैसे हील किया जा सकता है। तो मुझे ये समझ में आया कि हम एक छोटा सा हेल्प कर सकते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हीलिंग अपने आप हो जाए, चाहे वो जमीन की हो या शरीर की हो। और शरीर और जमीन दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। जो हमारा शरीर है वो भी 90% लगभग बैक्टीरिया से बना हुआ है, 90% हमारा शरीर बैक्टीरिया से बना हुआ है। मैं आपके सामने इतना खड़ा हुआ दिख रहा हूँ तो 90% मैं भी बैक्टीरिया हूँ, 10% ही मैं विनोद हूँ। तो 90% बैक्टीरिया का भोजन क्या होना चाहिए वो आपको समझ में आना पड़ेगा। उसी तरीके से खेत में भी अगर 90% माइक्रोब हो गए, सुबह सर बोल रहे थे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपका शरीर काम करेगा। तो आज डॉक्टर बयान ने और आपकी पूरी टीम ने मुझे ये मौका दिया यहाँ से आपसे वार्तालाप करने का, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। और ये विषय भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कृषि को पुनर्जीवित कैसे करें। पुनर्जीवित क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि 90% जो हमारी जमीन है जिसमें बैक्टीरिया 90% होते थे उनको हमने खत्म कर दिया। और इंसानों को भी पुनर्जीवित करने की जरूरत है, क्योंकि इंसानों के अंदर बैठे हुए बैक्टीरिया को भी हमने खत्म कर दिया। क्योंकि एक कहावत है, सॉयल हेल्थ इज द ह्यूमन हेल्थ। जमीन की सेहत आपकी सेहत है, इंसानी सेहत है, जानवरों की और आपके पेड़ पौधों की सेहत है। अगर आपकी जमीन में दम नहीं है तो कोई भी तरीका नहीं है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। चाहे आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो या किसी भी और जगह पे रहते हो, आपको स्वस्थ अगर रहना है तो आपकी जमीन को स्वस्थ होना पड़ेगा। और स्वस्थ जमीन का क्या एक पैरामीटर है वो अभी हम बात करेंगे। तो अगला स्लाइड शो लगाइए, नेक्स्ट करते रहिए। तो ये जो मॉडल है नानक खेती, पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर, पिकनिक मॉडल, और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह पे। तो व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है? हम काम की बात करते हैं। काम ये है कि बाबा नानक की एक फिलॉसफी है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कि हवा पानी जमीन हमारे माँ बाप और गुरुओं के समान हैं। क्या हम अपने माँ बाप और गुरुओं में कभी जहर डालते हैं? कभी आपने ट्राई किया है कि सुबह सुबह आप आधा चम्मच यूरिया और आधा चम्मच डीएपी डाल के अपने पेरेंट्स को पकड़ा के गिलास पानी का दे के आते हो? तो अगर आप नहीं देते हैं तो जमीन में डाल के जो आप खा रहे हैं वो भी आपके पेट में ही जा रहा है, बच्चों के पेट में जा रहा है, और उसकी वजह से कोलन कैंसर हो रहा है और तमाम सारे कैंसर हो रहे हैं। एग्रीकल्चर का मतलब है कि आपका एग्रीमेंट है। जैसे मुझे ये साफ पानी का गिलास मिला, मैंने एग्री किया कि मैं इसको पीऊंगा, तो एग्रीकल्चर का ये मतलब हुआ। अभी जो हम कर रहे हैं वो है केमिकल्चर। इसमें यूरिया डीएपी केमिकल हर्बिसाइड पेस्टिसाइड और जो फंजीसाइड है, अगर वो सारे 2-2 ड्रॉप डाल के दिए जाएं और मैं इसको पीने से मना करूं या हाँ करूं, क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। 100% लोग नहीं करते हैं। हर रोज हम केमिकल खाते हैं, और वो केमिकल खाते हैं केमिकल्चर वाली खेती से। इसको एग्रीकल्चर कहना बेमानी है। एग्रीकल्चर उसको कहेंगे जो प्राकृतिक तरीके से उग के आपके सामने आ रही है। तो केमिकल्चर को आपको ना कहना पड़ेगा और सेहत को हाँ कहना पड़ेगा। उसके लिए आप खेती का नाम कोई भी रखें, लेकिन उसके बेसिक पैरामीटर समझ लें। अगर प्राकृतिक खेती क्या है? अगर आप जमीन को बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं, फ्लड इरिगेशन नहीं देते हैं, नाके से पानी नहीं भरना है, और आप उस जमीन को ढक के रखते हैं मल्चिंग से, और जमीन का जो हार्ड पैन है नीचे जो हमने पक्का फर्श बना दिया उसको तोड़ के रखते हैं, और उसके ऊपर किसी भी तरीके से आप कोई भी फसल लगाते हैं, तो प्राकृतिक खेती हुई। अगर आप उसमें बार बार पानी भरते हैं, पूरी जमीन को पानी से भर देते हैं, तो प्राकृतिक खेती नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसमें आपने माइक्रोब का डुबो के मार दिया। अगर आप उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो भी प्राकृतिक खेती नहीं है। बार बार अगर जमीन में हैरो कल्टीवेटर और प्लाऊ चलाते हैं तो भी प्राकृतिक खेती वो नहीं हो सकती है। जैसे कई हमारे साथी हैं, वो बोलते हैं कि मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, लेकिन हर साल प्लाऊ हल चला के या जमीन को पलटी मार के
या किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं, वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि जमीन जिंदा है, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें माइक्रोब्स हैं, उसमें फंजाई नेटवर्क है, उसमें तमाम सारा इकोसिस्टम है, और उसको आप तोड़ देंगे। जैसे आपने एक बड़ा खूबसूरत घर बनाया 10 साल 20 साल मेहनत करके, और उसके बाद म्यूनसिपैलिटी वाले और या जो सरपंच साहब हैं वो आके हर साल तोड़ जाएं कि आप नया बना लीजिए, कैसा लगेगा? या बना सकते हैं? वही हम जमीन के साथ में कर रहे हैं। जमीन में बैक्टीरिया, केंचुए और तमाम सारे जो जीव हैं अपना घर बनाते हैं, और उसको हम तोड़ के आ जाते हैं। वही हमने जो कीट साक्षरता मिशन की अगर आपने क्लासेस की हो तो बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि आप कीड़ों को मार के जिंदा नहीं रह सकते। कीड़े हमारे सहभागी हैं, वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो जिंदगी एक दूसरे की हेल्प से और एक दूसरे के सपोर्ट से ही चलेगी। नेक्स्ट। तो अब ये स्लाइड शो मैंने इसलिए बनाया है, इसमें कुछ मैंने फोटो ज्यादा डाली हैं, बाकी स्टोरी मैं आपको बताता रहूंगा। आगे करते रहिए एक बार। ये एक जो गेहूं का खेत है जो इस पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या नानक खेती पे लगाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं बीच में 2 धारियां दिख रही हैं, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट। हाँ, आगे चलते रहिए। हाँ, एक और बस। तो ये हमने खेती को इवॉल्व किया है धीरे धीरे। फ्लड इरिगेशन से हमने फैरोज पे आए और धीरे धीरे बेड्स पे आए, और फिर उसमें अभी जो हम खेती कर रहे हैं वो उस मॉडल पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट। आगे, नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलते रहिए। तो अभी जो हम खेती कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया है कि सॉइल को डिग्रेड कर दिया है, पानी को भी खराब किया, उसमें बहुत सारे मशीन और टूल्स और बड़े बड़े ट्रैक्टरों को इस्तेमाल किया, और हमने जमीनों को कंप्रेस कर दिया है। आप जब रोटावेटर चलाते हैं, जमीन बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन नीचे हार्ड पैन बनता है, एक पक्का फर्श बनता है। सबने वो महसूस किया होगा, सरिया मार के देखिए अपनी जमीन में, 3 से 4 इंच वो सरिया जाएगा, उसके बाद में वो ऐसा लगेगा कि पक्के फर्श पे बज रहा है। आपने जो बार बार ट्रैक्टर चलाया, हैरो कल्टीवेटर, रोटावेटर या फिर फ्लड इरिगेशन दिया, उससे जमीन नीचे से पकती जा रही है, और वो पक्का फर्श इतना ही पक्का है जितना जिस फर्श के ऊपर आप बैठे हुए हैं। उसके अंदर ना तो जड़ें जाती हैं पौधों की, ना ही पानी जाता है। और जड़ और पानी नहीं जाएगा पौधों का तो आप ऊपर के 3 इंच में खेती कर रहे होंगे, 4 इंच में खेती कर रहे होंगे, मतलब गमले में खेती कर रहे हैं। आप चाहे 100 एकड़ के फार्मर हैं, लेकिन खेती गमले में ही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की टॉप सॉइल 3-4 इंच में ही आप खेती कर रहे हैं। आपकी जड़ें गेहूं की कितनी फीट गहरी जाती हैं? 4 फीट, 4 फीट गहरी चली जाती हैं गेहूं की जड़ें। 3.5 इंच, 4 इंच केमिकल खेती में इतनी जाती है। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है या इस मॉडल की आगे हम बात करेंगे, उसमें 3 फीट से ज्यादा 6 फीट तक भी गेहूं की जड़ें जा सकती हैं, और वो जाएंगी तब आपको बार बार पानी नहीं देना है। आप सोचिए कि आपके खेत में गेहूं की जड़ें जा रही हैं 3 इंच 4 इंच, और दूसरे खेत में जा रही हैं 3 फीट गहरी। तो कौन से खेत में बार बार पानी देना पड़ेगा? कौन से खेत की जो आपकी फसल है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं? कौन सी फसल में कीड़े लगेंगे? कौन सी फसल में अगर आंधी आ गई तो फसल गिरने की संभावना है? जाहिर सी बात है, उसकी तो जड़ है ही नहीं, तो वो फसल खराब होगी। अगर आपकी जड़ें गहरी जा रही हैं, बरसात का पानी पूरा जमीन के अंदर जा रहा है, तो कोई कारण नहीं बनता है कि आपके पौधे खराब हो जाएं या आपके पौधों में कीट का कोई अटैक आए। कीट भी अपने आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं कि अगर आपका जो पौधा स्ट्रांग है तो कीट कम से कम आते हैं, वो अपने आप सेल्फ डिफेंस कर लेता है। जैसे कोई हम में से पहलवान होगा, उसके साथ में लड़ाई होने के चांसेस वैसे ही कम है। और कोई मरियल सा है तो चलो कोई भी सोचेगा चलो मैं भी लड़ाई करके देखता हूँ, है ना। नेक्स्ट। ये हमने खेती में जो प्लाऊ करना चालू किया है और फ्लड इरिगेशन देना चालू किया है, और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो फैक्ट्रियां बंद पड़ गई थी, उनका सारा कचरा खेती में इस्तेमाल करना चालू कर दिया हमने। जो जहर इंसानों को मारने के लिए या शहरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, उनको आज के दिन हम यूरिया, डीएपी, केमिकल, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, एजेंट ऑरेंज का नाम सुना होगा, वियतनाम में छिड़का गया था। वो वही एजेंट ऑरेंज है जिसमें आप कोई पौधा जलाने के लिए मारते हैं, दूब घास जलाने के लिए मारते हैं।
तो वो इंसानों को मारने के लिए जो जहर बनाए गए थे वो हम खेतों में डाल रहे हैं। तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हरियाणा लगभग नंबर 1 की कैटेगरी में आ गया है कैंसर के मामले में, अगर पर लाख या पर कैपिटा के हिसाब से देखेंगे तो ये जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और तमाम सारे और केस बढ़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा कारण है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। जो अभी हम खेती कर रहे हैं वो केमिकल्चर है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है। वो इंसानों के लिए खेती हम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम खेती ये कर रहे हैं किसानों के लिए, ना ही हम ये खेती कर रहे हैं प्रकृति और पर्यावरण के लिए। ये खेती में कोई हमें ट्रैक्टर बेच के चला गया, कोई केमिकल बेच के चला गया, कोई बीज बेच के चला गया, कोई अपना साजो सामान बेच के चला गया। तो हम जितना भी मेहनत करेंगे, आपका 70 से 80% जो साजो सामान है या पैसा है या इनकम है वो ये कंपनियां ले जाएंगी, जिसका सभी मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने जिक्र किया। अभी एक पॉली हाउस में हम विजिट करके आए कुछ दिन पहले और वहां पे खीरे के बीज देखे तो खीरे के बीज 10 से 12 रुपया पर बीज वहां पे पड़ रहा है। हमने किलो का कैलकुलेशन किया तो पता लगा 4,80,000 रुपए किलो के आसपास में बैठ रहा है। चांदी क्या रेट है आज के दिन? 1 लाख। और बीज क्या रेट है खीरे का? 4,80,000। तो आप सोच रहे हैं कि ये आपके लिए धंधा बनाया जा रहा है? ये कंपनियां बीज ऐसे बना चुकी हैं, बांझ बीज, कि बार बार आपको उन्हीं से खरीदना पड़ेगा और 90% बीज वो कब्जा कर चुकी हैं। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, 90% वो कब्जा कर चुके हैं। इसी तरीके की अगर मीटिंग हम करते रहे, एक दूसरे को जागरूक करते रहे, बातचीत करते रहे, कम्युनिटी बना के एक दूसरे किसान की हेल्प करते रहे, बीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, तब बीज बच जाएं तो बच जाएं। बाकी मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं क्योंकि जागरूकता का लेवल अभी कम है। तो फ्लड इरिगेशन भी नहीं करना है और प्लाउ भी नहीं करना है। आपने फुकुआका की एक किताब पढ़ी होगी, वन स्टोर रिवोल्यूशन, उनसे भी मैंने इंस्पायरेशन लिया है कि प्लाउ नहीं करना है खेत को। जो हमें इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर पंजाब में आप जहां पे भी जाके देखेंगे 75 HP के 4x4 ट्रैक्टर बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। 15-17 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर पड़ता है। 17 लाख का ब्याज देखिए, उसके पीछे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं वो देखिए, और जोत घटती हुई जा रही है। तो कहां पे उसको इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जमीनों को पका दिया है केमिकल डाल डाल के। उसको उखाड़ने के लिए भी आपको बड़े ट्रैक्टर और बड़े यंत्र चाहिए। नेक्स्ट, तो हमें ऐसी खेती करनी है जिसमें बड़े साजो सामान और बहुत महंगे यंत्रों का जरूरत ना पड़े। हमारी जो खेती की स्टोरी चालू होती है वो चालू होती है हाथ से कुदाल चलाने से, फिर हम बैल का या घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में हम ट्रैक्टर पे आ जाते हैं। और जब से ट्रैक्टर पे आते हैं, मेरे दादाजी पहले इंसान थे अपने एरिया में, फोर्सन मेजर ट्रैक्टर लेके आए थे। वो कहते थे कि ट्रैक्टर ले तो आए हैं लेकिन ये ब्रह्म राक्षस है, इसका ध्यान से इस्तेमाल करना। और उसके टायरों से जमीन जमती है, तो जो चने की बिजाई है या कोई भी और बिजाई है तो वो ऊंट से करना प्रेफर करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जमीनें बड़ी उबड़ खाबड़ थी तो जरूरत थी। लेकिन वो पहले ही कॉन्शियस थे कि ट्रैक्टरों का ज्यादा जब हम इसका बेहताशा इस्तेमाल करेंगे तो जमीनें पक जाएंगी। नेक्स्ट, तो हमें जमीनें पकाने की बजाय, आगे चलते रहिए, उसको प्रकृति से कॉपी करना है कि प्रकृति कैसे फंक्शन करती है। प्रकृति में आप देखेंगे किसी जंगल में बहुत बढ़िया फ्रूट वेजिटेबल या कोई बेल चढ़ी होती है, वो इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, अच्छे फ्रूट और उसमें जो भी लगना होता है वो लगे होते हैं, और हम बार बार हल चला के जमीन को एक्सपोज कर देते हैं। जब आप हल चलाते हैं तो क्या होता है, आपकी जमीन पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, उसमें जमा कार्बन हवा में उड़ जाएगा। जब वो कार्बन हवा में उड़ेगा तो आपकी जमीन कमजोर हो गई। हर साल आप अपनी जमीनों को कमजोर कर रहे हैं प्लाउ करके। इससे क्या होगा कि आपको हर साल ज्यादा यूरिया, ज्यादा केमिकल, ज्यादा DAP और ज्यादा बाकी तमाम सारे इनपुट डालने पड़ेंगे, तो खेती महंगी होती जाएगी। अगर आपको खेती को जितना सस्ता करना है तो सिंपल फार्मूला, जैसे इधर जमीन ढकी हुई है, आपको जमीन को ढकना है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे हम लोग कर रहे हैं रिसर्च, उसका भी एक बड़ा रीजन है खेती। क्योंकि खेती में हम क्या कर रहे हैं, प्लाउ हल चला के या रोटावेटर कल्टीवेटर चला के जमीनों को एक्सपोज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना के हवा में उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट, ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है।
इससे हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से नेचर के एल्गोरिदम को सीखेंगे तो हमें पता लगेगा कि खेती को किस तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाना है। आपकी जमीन कैसी भी हो उसको आप प्राकृतिक और जिंदा जमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सॉइल का बेसिक पैरामीटर दिया है कि सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमन का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। इंसान जितना कम चौधरी बनेगा ना उतना ठीक रहेगा। हम क्या करते हैं, हम ही बताएंगे क्या करना है, हम ही बताएंगे बीज को कैसे उगना है, हम ही बताएंगे उसमें कौन सा केमिकल डालना है। आपको इतनी मेहरबानी करनी है कि कम से कम इंटरवेंशन करना है। जैसे राजस्थान में और हमने कुछ अलग अलग देशों में एक्सपेरिमेंट लगाए जहां पे कम से कम पानी था तो वहां पे झाड़ियां उग रही थी, तो उस पर हमने जो अपना थाई एप्पल बेर है वो ग्राफ्ट किया तो बढ़िया बेर लगने चालू हो गए। जाटियां जहां पे लग रही हैं उसके ऊपर थारसोबा जाति को ग्राफ्ट कर दिया तो उसमें सांगरी भी आ रही है, पत्ते भी आ रहे हैं, नीचे जानवर भी पाल सकते हैं और उसमें बाकी कोई खेती उसके कंपेनियन क्रॉप भी कर सकते हैं। तो आपकी जैसी भी जमीन है, इवन खारा भी पानी है तो भी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ऊपर आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से जब बार बार प्लाउ करते हैं तो जमीन एक्सपोज हो गई सनलाइट से। जब धरती गर्म होती है तो 70-80 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मी के मौसम में, और जब जमीन ढकी रहती है, नीचे वाले आप फोटो में देखेंगे तो जमीन का टेम्परेचर 32 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। आप कभी भी घास के ऊपर चल के देखेंगे तो आपको ठंडा मिलेगा, जितनी मर्जी ऊपर से गर्मी गिर रही हो, जेठ का महीना हो। लेकिन अगर आप सीधा नंगी जमीन पे चलेंगे तो वो रेत बन जाती है, डर्ट बन जाती है, धूल बन जाएगी और वो उड़ती रहती है और बहुत गर्म होती है। तो आपको जमीन को ढक के रखना है। पराली की जो स्टोरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ये जैसे अमेजन के फॉरेस्ट से इस मॉडल को कॉपी किया गया है। अमेजन के फॉरेस्ट में क्या है कि सारा इकोसिस्टम अपने आप काम कर रहा है। उसी इकोसिस्टम को खेत में, जैसे नदियों में, नालों में, पहाड़ों में होता है कि सारा जिग-जैग है, प्रकृति ने अपने हिसाब से चीजें सेट की है, तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे पूरा हमने ट्रैक्टर के हिसाब से सिस्टम बना लिया। तो एक ढंग का ट्रैक्टर का ऑपरेटर हो, उसके पास एक मशीनों का सेट हो, तो 100 एकड़ से ज्यादा खेती वो आराम से संभाल सकता है। उसको बस समझ होनी चाहिए कि किस टाइम पे कैसे कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल करना है, तो 100 एकड़ से ज्यादा एक ऑपरेटर आराम से संभाल पाएगा। तो मजदूरों की समस्या भी यहाँ पे कम होगी और आप जो पानी है वो 10 गुना कम इसमें इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर भी 7-8 गुना कम इस्तेमाल होता है। इसमें बार बार आपको जमीन को डिस्टर्ब करना ही नहीं, ना हैरो चलानी, ना कल्टीवेटर, ना रोटावेटर, ना कोई और आपको यंत्रों का इस्तेमाल फालतू करना है। तो जैसे आपका क्रॉप रेजिड्यू, ये मान लो कि आपने धान लगाया या गेहूं लगाई है, तो इसको ऊपर से काट के यहीं पे डाल देंगे, मल्चिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगली फसल लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमने इसकी मशीनें ऐसी डिजाइन कर दी हैं कि उसी मल्चिंग के अंदर जो घास फूस पड़ा होगा उसी के अंदर आप अपनी फसल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, और पानी देखेंगे तो आप फ्लड इरिगेशन में तो भर देते हैं पानी, इसमें आप केवल नालियों में पानी देते हैं। 1 एकड़ में 40-45 नाली बनेगी। आप सोचिए कि 200 फीट के चौड़ाई को भरना और केवल 1-1 फीट की 40 या 45 नालियों को भरना, कितना कम पानी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आपका पानी का जो इस्तेमाल हो रहा है बेजा, वो भी आपका ड्रास्टिकली घट जाएगा। तो इस खेती को करने के लिए, एक बार पिछली स्लाइड करना, इस खेती को करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 3-4 स्टेप हैं। पहले 3 फीट के सबसॉइलर हल से जमीन को ठीक ऐसे ही काट देना है जैसे आपके फर्श के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, 5-5 फीट की दूरी पर कटमा जमीन को काट देना है। काटेंगे तो जमीन ओपन अप हो जाएगी। हार्ड पैन जो नीचे है, कड़ा जो है वो टूट जाएगा। पंजाबी में कड़ा बोलते हैं, हरियाणवी में कोई लेंटर बोल देता है। या मतलब यही है कि नीचे पक्की जो जमीन है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, नीचे पक्की जमीन है ना, कस्सी से ऊपर 4 इंच मिट्टी खुरचेंगे, नीचे पक्का रकड़ जमीन आती है, सबने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ। जब पानी लगाते हैं तो पैर जब चलता है तो 4 इंच में तो वो आराम से जाएगा, उसके बाद में धम से जाके लगता है पक्की जगह पे, वो हार्ड पैन है। वो 7 इंच से लेके 22-25 इंच तक लगभग होता है। तो 3 फीट के सबसॉइलर से उसको तोड़ देना है
उसके बाद में एक बार पानी भरना है, उसके बाद में इस तरीके से बेड बना देने हैं और बेड के ऊपर उम्र भर खेती करनी है, लाइफ टाइम इसी बेड पे खेती करनी है। उत्तर दक्षिण दिशा में ये बेड बना देने, अगर आपकी लंबाई उत्तर दक्षिण में है तो। अगर पूर्व पश्चिम में है तो अगर छोटी फसलें आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाना है तो उत्तर दक्षिण का ही ट्राई करें क्योंकि सनलाइट यहाँ पे सबसे ज्यादा आती है। तो आपने एक बार बेड बनाया, एक बार सिस्टम बनाया, उम्र भर इसी पे खेती करना है। कितना आसान काम है, कितना कम खर्चीला है और प्रकृति के साथ में जा रहा है ये। इसमें मेरे पास 40 HP का ट्रैक्टर है, 39 HP का, 20 साल पुराना है, आराम से काम कर रहा है। कोई बड़े ट्रैक्टर, बड़े साजो सामान की कोई जरूरत नहीं है। एक गांव में अगर 2-3 मशीनें आ गई तो आराम से काम चल जाएगा। अगला, इससे पिछला करना है। हाँ, पंजाब में और हरियाणा में हम पराली को आग लगाते हैं या फिर हमने बेचना चालू कर दिया है। हमें लग रहा है कि बिकना चालू हो गया तो समस्या का समाधान हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये समस्या इतनी विकराल रूप धारण करने वाली है कि समझ में नहीं आएगा किसी को कि ये हो क्या गया हमारे साथ। आपने एक तो फसल निकाल ली खेत से, दूसरा जो माइक्रोब का, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी, डॉक्टर यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी के सर थे, उन्होंने भी बताया कि माइक्रोब का भोजन है आपका बचा हुआ क्रॉप रेजिड्यूज, आपने वो भी निकाल लिया। पीछे जमीन में बचा क्या, डर्ट, और उसको बाद में आग लगा के या बार बार प्लाउ करके आपने बिल्कुल महीन पीस दिया ट्रैक्टर के टायरों के नीचे और रोटावेटर से। तो आपने टेल्कम पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जिंदा जमीन को। बैक्टीरिया के खाने के लिए आपने छोड़ा कुछ नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि विद इन 5 to 6 ईयर ये किसान रोएंगे बुरी तरह से जो अपनी पराली बेच रहे हैं। अभी हमें लग रहा है कि इसकी पैलेट बना देंगे, इसका फलाना बना देंगे, ढिमकाना बना देंगे। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हमें माइक्रोब के लिए कम से कम पराली तो छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह से पछताने वाले हैं और जमीन बिल्कुल बंजर हो जाएंगी। ऑलरेडी इंडिया की 30-35% जमीन बंजर डिक्लेयर की जा चुकी है। नेक्स्ट, आगे चलते रहिए। ये प्लांट का एक बेसिक सा सिस्टम है जो आप सब लोगों को पता है कि पौधा पानी को कैसे यूटिलाइज करता है। आगे दबाते रहिए। तो पौधे को पानी नहीं चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको केवल और केवल नमी चाहिए। नमी आप खारे पानी की दे देंगे तो भी पौधा काम चला लेगा, साफ मीठा पानी है तो बहुत अच्छी बात है। पानी नहीं देना है, नमी देनी है। बेड के ऊपर खेती करनी है, बेड को पानी में डुबोना नहीं है। बेड के ऊपर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई नेटवर्क है, उसके ऊपर केंचुए हैं और तमाम सारे जीव हैं, उनको खराब नहीं करना है, उनको जिंदा रखना है। ठीक है, तो पौधे को केवल और केवल नमी देना है। जब बेड के ऊपर पिंड बनना बंद हो जाए तब थोड़ा सा पानी दे देना है। तो जितना कम पानी देंगे उतनी जड़ें गहरी जाएंगी। सिंपल बात है। पौधा क्या करेगा, पानी को ढूंढने के लिए नीचे जाएगा, जड़ें गहरी जाएंगी तो नरम मुलायम जमीन होती रहेगी, वो पौधे की जड़ें डिकम्पोज होके अगली फसल के लिए बैक्टीरिया का भोजन बन जाएंगी। तो पानी कम से कम देना है ताकि आपका खेत खराब नहीं हो। इस खेत में आप जितना भी पानी, जैसे बरसात आ गई तो पूरा पानी अपने आप जमीन में सोख जाएगा और जो सिस्टम है कैपिलरी रिएक्शन का, उसके माध्यम से पौधों को जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा और इसमें केचुए, जो देसी केचुए हमारे, वो आराम से एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये इरिगेशन की टेक्निक जो सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा इनको। आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं और फैरो से पानी दे रहे हैं या स्प्रिंकल से दे रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन से दे रहे हैं। हाँ, ड्रिप इरिगेशन से किसान क्या करते हैं, किसी भी पौधा, मान लो ये पौधा है, इसके चारों ओर पानी दे देते हैं। चारों ओर पानी देंगे तो पौधे की मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। किसी भी पौधे को, चाहे बागवानी का हो चाहे सामान्य फसल हो, पौधे के चारों तरफ पानी नहीं देना है। जो हमने बेड देखे पहले, बेड में दोनों तरफ पानी देना है। पानी अगर आपने चारों तरफ दिया तो बैक्टीरिया सैचुरेट कर जाते हैं और पौधे की मरने की संभावनाएं काफी तेजी से बढ़ जाती हैं। उसको शॉक लगता है क्योंकि उसके जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो सारे मर जाते हैं। तो कभी भी चाहे आप कोई भी पौधा लगाएं, चारों तरफ पानी नहीं दें, दो तरफ पानी देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट, ये वही बातें हैं जो हम रिपीट कर चुके हैं कि ड्रिप और ये सारी चीजें
ठीक है एक आध जगह पे, लेकिन सब जगह पे कामयाब नहीं होगा। ड्रिप से आप जितना जड़ के नजदीक पानी देंगे उतना जल्दी पौधा मरेगा, उतना जल्दी निमाटोड बैक्टीरिया आएगा, उतना जल्दी बैड बैक्टीरिया और फंगस वहां पे पनपेगी। क्योंकि आप देखिए, एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, आप बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, बच्चे को खटिया से ही नहीं उतरने दिया हमने 5 साल की उम्र तक, वहीं पे बैठ के खिलाया पिलाया, क्या 6 साल ये बच्चा चल पाएगा? हाँ, आप तो बोल रहे हैं बड़े लाड प्यार से पाला है। वही हम पौधों के साथ में कर रहे हैं। पौधों को जितना आप स्पून फीडिंग करेंगे उतना ज्यादा खराब होंगे। उनको थोड़ा नेचर को फील करने देना है। उनको पानी इतना नजदीक नहीं देना है कि वो मरी जाए। उनको पानी लेने के लिए थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए, तब जाके वो पौधा स्ट्रांग बनता है। नेक्स्ट, और उसको पराली से मल्चिंग से ढक के जरूर रखना है। ये हम प्लाऊ क्यों करते हैं जमीन को, उसका छोटा सा मैंने लिखा है, बैक करना एक बार। प्लाऊ हम इसीलिए करते हैं कि जमीन नरम मुलायम हो जाए। हार्ड किसने बनाई? केमिकल ने। केमिकल हमने छोड़ दिया। फ्लड इरिगेशन ने हार्ड बनाई, हमने हार्ड वो छोड़ दिया। प्लाऊ करने से बार बार जमीन डिस्टर्ब हो रही है, वो हमने छोड़ दिया। तो अगर आपकी जमीन हाथ से खुद रही है तो प्राकृतिक जमीन है वो, अदरवाइज बहुत ही हार्ड जमीन हो जाती है जब बार बार आप प्लाऊ करते हैं। तो ये दूसरी नीचे वाली फोटो है, इसमें पराली के अंदर या जो गेहूं की जो नाड़ बच जाती है उसी में बिजाई की गई है। नेक्स्ट, जमीन में हमें मिनरल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक आध जमीनों को छोड़ के लगभग हर जमीन में बहुत ज्यादा मिनरल अवेलेबल है, लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। उनका क्या करना है आपको कि उनको अवेलेबल करवाना है। जैसे घर में हम बोलें कि घर में केवल कमाऊ पूत रहेगा, जो 20 से लेके 50 साल के बीच में है, जो कमा के लेके आ रहा है वही बंदा रहेगा, तो क्या वो घर चल जाएगा? माताओं बहनों के बगैर, बच्चों के बगैर घर चल जाएगा? आपको घर में खाना, चाहे आपके घर में 100 बोरी गेहूं की पड़ी है, लेकिन कोई माता बहन उसको बना के नहीं देती रही, आपको रोटी बना के नहीं दे रही है, तो आपके किसी काम का वो गेहूं नहीं है। उसी तरीके से न्यूट्रिशन जमीन में पड़ा है, अगर बैक्टीरिया नहीं है तो उस पौधे का किसी काम में वो न्यूट्रिशन नहीं आएगा। इसलिए आपको जैसे घर में रसोई जरूरी है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया की रसोई चलनी जरूरी है। तो यहाँ पे दुनिया भर के न्यूट्रिएंट्स हैं जमीन में, लगभग 7 से 9,000 गुना ज्यादा हैं जितना चाहिए उससे, लेकिन वो अवेलेबल तब होंगे जब आप जहर डालना बंद कर देंगे और प्राकृतिक जमीन करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे चलिए। बीटी के बारे में सबने सुना है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी भिंडी, बीटी फलाना ढिमकाना। जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से, बायोटेक्नोलॉजी से जब बीटी जीन्स हम डालते हैं बीजों में, तो वो बीज इतना खराब हो जाता है कि इंसानों को भी वो बांझ बनाना चालू कर देता है। जब से बीटी कॉटन आई है, आप देखेंगे सब जगह पे बांझपन के केसेस बढ़ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब में आप जिस मर्जी, मैं पंजाब में ज्यादा काम करता हूं, तो पंजाब में आप जिस रास्ते पे निकल जाइए आपको 2 बोर्ड मिलेंगे। एक तो IVF सेंटर का कि पैसे दीजिए बच्चे पैदा हम करवा देंगे आपके, और दूसरे 10 मीटर चलने के बाद में एक और बोर्ड मिलेगा आईलेट सेंटर का कि पैसे दीजिए, जो आपने पैसे देके बच्चा पैदा करवाया उसको हम विदेश भेज देंगे। हाँ, और फिर विदेश से ट्रम्प साहब उस बच्चे को लात मार के वापिस इंडिया में फेंक देंगे। हमने गेंद बना रखा है अपने बच्चों को। हम ना तो उनको ढंग की एजुकेशन दे रहे हैं, ना ढंग के संस्कार दे रहे हैं, ना ढंग का खेत दे रहे हैं, ना ढंग का खाना दे रहे हैं। और एक इसी से जुड़ी हुई बात, क्योंकि मैं सेहत पे भी काम करता हूं, आपको पता है कि नशा लेने की आदत किन में ज्यादा होती है? जो लोग ज्यादा यूरिया वाला खाना खाते हैं उनमें नाइट्रेट बढ़ जाते हैं, और वो बंदे में नशा लेने की प्रवृत्ति काफी तेजी से बढ़ जाती है। जो ज्यादा यूरिया का खाना खाएगा, नशा लेने की आदत बढ़ेगी। वो बार बार चाय मांगेगा, शुगर वाली चीजें मांगेगा, फिर पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके की चीजें मांगेगा, फिर वो छोटे मोटे नशे करेगा, फिर शराब, और फिर चिट्टा, और पता नहीं क्या क्या जो नशे अभी कर रहे हैं। यूरिया इतनी खतरनाक चीज है कि आपके माइंड को अनस्टेबल कर देती है। ये एस्ट्रल तत्व है, एक तरीके से नाइट्रोजन हल्की होती है और वो आपके दिमाग को भी हल्का कर देगी। तो वो क्या करती है, जो बच्चा बचपन से 20-25 साल की उम्र तक यूरिया का खाना खा रहा है, वो दिमागी रूप से कमजोर हो जाएगा
और उसको एक ही बात सूझेगी कि शाम को कहाँ पार्टी होगी, आज शाम को क्या खाने पीने के लिए मिल सकता है, आज शाम को कहाँ पे एंजॉय करेंगे। अगर आप उसको बोलो बेटा पढ़ लो, 5 साल बाद में नौकरी लग जाएगी, 5 साल बाद में आपका कोई अच्छा बिजनेस सेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा वो। आप ये मत सोचिए कि उस बच्चे में कमी है। उस बच्चे को दिया जाने वाले खाने में आपने यूरिया घोल दिया लंबे समय तक, इसलिए उस बच्चे का दिमाग छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, और बाकी तमाम सारे जो आपने केमिकल दिए उससे उसका गट हेल्थ खराब हो जाता है, तो वो ज्यादा लंबा सोच ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो ड्रग लेने की प्रवृत्ति में जाते हैं, है ना। तो बच्चों को ब्लेम करने से बात नहीं बनेगी। अगर हमने कार्बन वाला खाना बच्चों को खिलाया तभी वो स्वस्थ रहेंगे, तभी वो बच्चे अच्छे से लंबा सोच पाएंगे और ज्यादा हेल्दी रहेंगे। कार्बन वाला खाना कौन सा है? जिस जमीन में कार्बन अच्छा है, जिस जमीन में जहर नहीं डाला है, जिस जमीन में बैक्टीरिया अच्छे हैं, मल्चिंग करके रखा हुआ है, वो जमीन अच्छी है। उससे निकला हुआ खाना अगर आप बच्चों को खिलाएंगे तो आप उसमें देखेंगे 3 साल के अंदर अंदर वो बच्चा बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करना चालू कर देगा, वो ज्यादा जिम्मेदार हो जाएगा और ज्यादा अच्छे डिसीजन मेकर हो जाएगा। तो जो बीटी बैक्टीरिया है जिससे हमने बात चालू किया था, अगर लेबोरेटरी में बीज में डालेंगे तो ये किसानों को बर्बाद कर देगा। अगर जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं नानक खेती की, उस मॉडल में ये बीटी बैक्टीरिया जड़ों में अपने आप बन जाता है और जड़ के माध्यम से पौधे में पहुंच जाता है और अपना डिफेंस मैकेनिज्म ये तैयार कर लेता है। तो पौधा अपने आप ही कीड़ों से लड़ने की शक्ति बना लेता है। आपने देखा होगा जब ऊंट, राजस्थान में अगर आप गए हों या हरियाणा में हमारे वाले एरिया में हिसार के आसपास में ऊंट होते थे पहले, सिवानी मंडी के आसपास में, तो ऊंट कभी भी एक पेड़ को खा रहा है तो दूसरे को नहीं खाएगा, वो 2-3 पेड़ छोड़ के फिर अगले पेड़ पे जाएगा। क्यों जाता है ऐसा? क्योंकि पेड़ों की जड़ें आपस में नीचे नीचे बात करती हैं कि भाई कोई खतरा आ गया, तेरे पत्तों को खारा कर ले, तो वो पास वाले पत्ते खारा हो जाते हैं और वो फिर 4-5-6 पेड़ छोड़ के आगे जाके खाना खाता है। और इस तरीके से पेड़ भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो अपना बेटी बैक्टीरिया अपने आप तैयार कर लेते हैं। आपको ज्यादा शाना बनने की, ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहरबानी करनी है कि नेचर के साथ में चलना है। ये हम लोग दादागिरी करते हैं ना, मेरे पास पीएचडी है, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया तो मुझे ज्यादा पता है। बिल्कुल नहीं, प्रकृति को हमसे कई लाख गुना ज्यादा पता है। प्रकृति पे विश्वास कीजिए, आपकी सेहत का मामला हो या खेती का, जितना मर्जी बड़ा साइंटिस्ट हो, जितना बड़ा प्रोफेसर हो, प्रकृति को अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट। तो फाइनली जो हम बोल रहे थे जहर मुक्त थाली, उसके लिए हमें यही करना है कि जो नेचुरल सस्टेनेबल तरीका है खेती करने का, जिसमें हम क्लाइमेट को, प्रकृति को, जल जंगल जमीन को नुकसान पहुंचाए बगैर बेहतरीन खाना भी पैदा करें जो हमें स्वास्थ्य भी दे, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखे। और इसमें आपकी जो क्रॉप है, केमिकल वाले तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो हर साल आपकी क्रॉप घटती रहती है, हर साल डाउन जाएगी। लेकिन इस मॉडल से खेती करेंगे तो हर साल बढ़ती रहेगी। देसी बीज ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। आप 4,80,000 रुपए वाला बीज खरीदेंगे या फिर 10 रुपए में जो आपके पड़ोसी के पास आराम से मिल जाएगा, है ना। आपने छोटी पुड़िया ली, चलो 300 रुपए की जी, कोई खास बात नहीं, लेकिन छोटी पुड़िया को आपने कैलकुलेट तो नहीं करके देखा। वो छोटी छोटी पुड़िया हमारा गला काट रही हैं। हम अपना बीज जब तक खुद नहीं बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनेंगे, बात नहीं बननी है। कंपनियां लाखों रुपए में चांदी से 4 गुना महंगा बीज ऑलरेडी कर चुकी हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब वो बोलेंगे 1 किलो सोना रखो, फिर हम आपको 1 किलो बीज देंगे। तो बीज को आपको लाइटली नहीं लेना है, सोने के बराबर ये बीज का दाम जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट। आगे ये थोड़ी फोटोग्राफ है जिसमें पानी कैसे जाएगा, कैसे आगे पीछे रिसेप्रेटरी सिस्टम में जाता है, बैक्टीरिया बनते हैं, वो सब है। तो ये हम पीपीटी आपको दे देंगे, आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट। सॉइल हेल्थ इज द ह्यूमन हेल्थ, जो अभी हमने बात की। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे जो जमीन में बैक्टीरिया हैं, मैं पीजीआई चंडीगढ़ में भी क्लासें लेने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे डॉक्टरों के साथ में मेरा काफ़ी अच्छा दोस्ती है।
तो कोई गट हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई साइकोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई किसी और चीज पे काम कर रहा है, कोई बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी, हमारे यूनिवर्सिटी वाले भी कर रहे हैं। तो जब उनसे बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि हम जितना मर्जी दवाई दे लें, जितना मर्जी काउंसलिंग कर लें, सॉल्यूशन एक ही है, अच्छा खाना, साफ पानी, साफ हवा और सनलाइट, ये बंदे का इलाज है। आप जितना मर्जी कोई भी बीमारी हो जाए, मैं नेचुरोपैथी का भी एक्सपीरियंस रखता हूं, तो आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। कोई बंदा किसी भी बीमारी से, बीमारी का नाम XYZ कुछ भी हो, अगर डाउन हो जाता है तो उसको बेहतरीन क्वालिटी का पानी देना चालू कर दीजिए। उसको सुबह से दोपहर तक फ्रूट की डाइट पे रखिए। जितने ज़्यादा फल, जूस, अनार, लाल जूस और हरा जूस वो पिएगा, उतना जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। दोपहर को एक टाइम वो खाना खाए और शाम को 5 बजे से पहले सूप वगैरह पी के खाना बंद कर दे। और रात के खाने से सुबह के खाने के बीच में लगभग 16 घंटे का गैप रखे, तो जो मर्जी बीमारी हो, उस बीमारी का नाम आप जो मर्जी सोच लीजिए, वो ठीक होगी ही होगी। उसमें पेड़ों के पत्तों का जूस आप ऐड कर सकते हैं, गेहूं का, जवारे का जूस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे गेहूं को आप डायरेक्टली पीस के खाएंगे तो सुप्त अवस्था में है, वो डेड भोजन है, वो आपको खराब करेगा, आपके पेट को खराब कर देगा, पेट बढ़ाएगा और जो ग्लूटीन है वो हमारे पेट में जम जाएगा। लेकिन गेहूं को भिगो के खाएंगे तो थोड़ा ठीक है। लेकिन उसी गेहूं को अगर आप उगा के उसका जवारा बना के पीना चालू करते हैं तो कैंसर को भी आपके शरीर से भगाने में कामयाब है। तो फार्मूला क्या है? जीव जीवस्य भोजनम। जीवों का भोजन जिंदा चीजें हैं। जिंदा चीजें मतलब ये नहीं कि बकरी जा रही है चलो आज इसको निपटा देते हैं, मतलब आपको जागृत अवस्था में खाना खाना है। जो जैसे सबसे पहला लेवल आता है फ्रूट्स का। फल कोई भी है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ, आपने सीधा तोड़ा खा लिया, आपके और पेड़ के बीच में डिस्टेंस नहीं है। जागृत फूड है, जिंदा भोजन है ये। सब्जियां जो सलाद के रूप में खाई जा सकती हैं, स्प्राउट्स, जो भी अनाज हैं आप उनको उगा के खा सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन में इतना न्यूट्रिशन होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 400% से लेके 4000% ज्यादा न्यूट्रिशन हो जाता है। अगर आप मूंग खा रहे हैं, उसी मूंग को उगा के पत्ते बना के उसका स्टेम के साथ में खा रहे हैं, तो कई सैकड़ों गुना उसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा। तो ये तरीका है खाने का। उसके बाद में नट्स एंड सीड्स आते हैं। तो पहला फ्रूट्स, 2 नंबर पे सलाद वेजिटेबल, 3 नंबर पे आपका स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन, 4 नंबर पे नट्स एंड सीड्स, जैसे चिया सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, नारियल हो गया, काजू बादाम किशमिश हो गई, ये सारी चीज 4 नंबर पे आती हैं। उसके बाद में जो आप खाते हैं वो पेट भरने का सामान है। जैसे गेहूं आपने खाया, रोटी खाया, अपने राइस खाया, तो दाल पका के खाई, ये सामान है पेट भरने का। तो आपको पेट बड़ा करते रहना है तो आप इनको शौक से खाइए। अगर आपको पेट छोटा रखना है और स्वास्थ्य के हाईएस्ट लेवल पे जाना है तो इसको आपको खाना चाहिए। अब ज्यादातर किसानों के, मेरे गांव में शायद ही किसी किसान के खेत में फल के बूटे लगे होंगे, और किसी के लगे होते हैं तो वो पड़ोसी को बोलता है कि फलाना तोड़ रहा था तो काट दे पेड़ को। मेरे को भी यही एडवाइस दिया गया। मेरे खेत में किन्नू के पेड़ थे, गांव वाले बोलते हैं कि बहुत सारे लोग चोरी करके लेके जाते हैं, इनको काट दें। तो मैंने कैलकुलेशन किया कि 10, 12, 15 क्विंटल ज्यादा चोरी होता है, उसके बावजूद भी 125 क्विंटल बच जाता है। तो काटने में क्या लॉजिक है? हमारे ही गांव के बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है ना? तोड़ के लेके जा रहे हैं तो कभी तो याद करेंगे भाई उनके खेत से तोड़ के हमने खाए थे। तो कुल मिला के आपके सॉइल के जो बैक्टीरिया हैं वो आपके पेट में है। अगर आपकी सॉइल सही है तो ही आपका पेट सही रहेगा, नहीं तो आप जो मर्जी दवाइयां लेते रहिए, बीमार होते रहेंगे, ठीक होने के चांस नहीं होंगे। आगे ये अलग अलग क्रॉप के डिजाइन है, आप जो अच्छा लगे वो अपना सकते हैं। आप इस मॉडल को समझ गए? जमीन को काटा, पानी भरा, बेड बनाए, बेड के ऊपर आप जो मर्जी लगाइए, मल्चिंग करके रखिए, बेड को, जमीन को ढक के रखिए। जमीन को सनलाइट नहीं चाहिए, पेड़ को चाहिए। पौधे को पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए, है ना? सिंपल फार्मूला है। उसके बाद में डिजाइन जो मर्जी बनाइए, बीच में आप मूंग लगाइए, गन्ना लगाइए, मेज लगाइए, जो भी आपको लगाना है। नेक्स्ट, ये गन्ना और मिर्ची का किसी ने बनाया हुआ है। आगे
ये मैं आपको रिपीट कर ही चुका हूँ कि इसके बेसिक पैरामीटर क्या हैं नानक खेती के, कि आपको प्लाऊ नहीं करना है, जमीन डिस्टर्ब नहीं करना है, पानी कम से कम देना है, बार बार पानी नहीं देना है, जड़ों को जितना गहरा जाए उतना अच्छा है, जमीन को ढक के रखना है, नमी केवल बना के रखनी है, और जो सिंपल चीजें हैं वो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ किन्नू के और जो आम के किसान थे उनके खेतों में पेड़ खराब हो रहे थे, तो इसमें हमने सबसॉइलर निकाला, उसके बाद में ये पेड़ ठीक होने चालू हो गए। नेक्स्ट, ये इसके बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें और मैंने थोड़े अपग्रेड कर दिए, ये थोड़ी पुरानी फोटो है। तो ये सारे मात्र 3 इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, एक सबसॉइलर, दूसरा बिजाई वाली मशीन, और तीसरा आपका जो मल्चर मशीन है ये चाहिए। नेक्स्ट, ये गेहूं का एक खेत है जिसमें एक मल्चिंग किया हुआ खेत है ऊपर वाला, और एक नीचे विदाउट मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब सिंपल है, घास फूस जिंदा या मुर्दा घास से जमीन को ढक देना। जमीन ढकेंगे तो माइक्रोब दिन रात काम करेगा, तो आपका खेत अच्छा होगा। नीचे बिना मल्चिंग वाला है। नेक्स्ट, ये मशीन है जो हमने डिजाइन किया है। नेक्स्ट, ये धान की खेती है। धान पानी की फसल नहीं है, तालाब की फसल नहीं है। धान को भी इस मॉडल पे आप लगा सकते हैं और ये आराम से पैदा होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये अलग अलग डिजाइन है जो हमने चंडीगढ़ के आसपास में ट्रायल पे लगाए हुए थे पिछली साल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये मोरिंगा और कुछ दूसरी फसलों के एक्सपेरिमेंट हैं। नेक्स्ट, ये एनिमल हस्बेंड्री और सागवान के पेड़ हैं, ये मेरे खेत का ही है। आप अगर जानवर पालते हैं, किसानों को सबसे ज़्यादा और बेस्ट और रेगुलर इनकम की जो हम बात कर रहे थे, सर ने भी बात किया, वो दे सकते हैं जानवर। आप गिनी फॉल पालिए, आप बतख पालिए, आप मुर्गी या फिर भेड़ बकरियां या जो मर्जी, आपको जो जानवर अच्छा लगे वो पालिए। जानवर आपके बेस्ट कंपेनियन हैं, उनका मलमूत्र से आपका खेत सुधरेगा और यूरिया की लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। गाय भैंस का पेशाब से बेटर यूरिया कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपके पास में कांग्रेस घास खड़ी है तो उसको चॉप करके आप पानी में डिप कर दीजिए, उससे जो बनेगा मटेरियल वो भी बहुत बढ़िया यूरिया का काम करता है। भांग को चॉप करके कर सकते हैं। और एक बायो एंजाइम के बारे में शायद सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप नोट करके रखिए, उसको पढ़ लीजिए। बायो एंजाइम आपकी सेहत को भी ठीक करता है और खेती की हेल्थ को भी। नेक्स्ट, ये हमने बैम्बू के ऊपर भी काम किया है, मेरे खेत में भी लगे हुए हैं। हमने 1000 एकड़ से ज्यादा बैम्बू अलग अलग जगह पे लगा लिए हैं। बांस एक झुंडा है, आपको पहले 1-2 साल उसकी ध्यान रखना है, उसके बाद में ये आपका ध्यान रखेगा लगभग 100 साल तक। ये झुंडा समझते हैं ना सब, सरकंडा, इसको जितना काटेंगे उतना बढ़ेगा। पहले 2 साल आपको लगाने की टेक्निक, पौधे का सिलेक्शन और वो तमाम सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। उसके बाद में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, पानी है तो दे दीजिए, नहीं है तो बरसात से काम चल जाएगा। नेक्स्ट, ये अलग अलग जगह पे बांस के वो लगे हुए हैं एक्सपेरिमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए हैं। ये साउथ की फोटो है इधर वाली। नेक्स्ट, ये जापान की फोटो है उस साइड वाली, ये इधर वाली इंडिया की है। जापान में ऑक्सीजन पार्क, जैसे हम पोल्यूशन से बहुत तंग रहते हैं तो ऑक्सीजन पार्क होता है। बांस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट, ये मेरे खेत का फोटो है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये बांस के अलग अलग आइटम है, लगभग 10,000 आइटम बनते हैं बांस के। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, फर्नीचर, तेल, साबुन, जो मर्जी आप सोच सकते हैं, सब बांस का बनता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये काला बैम्बो था पीछे। ये मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह है, अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें और पॉइंटेड सवाल हो, स्टोरी नहीं, सीधा सवाल। लाइव और डेड मंथ्स में कौन सी बेटर रहेगी? और दूसरा ये है, अगर हम विदाउट R10 ब्रेक करके बेड्स बना दे और उसके बाद डिस्टर्ब ना करें तो कितने टाइम में R10 ब्रेक हो जाएगा? और तीसरा सवाल ये है सर, आप कह रहे थे कि R10 ब्रेक करके उसके बाद में इसमें पानी लगा दें। अगर अपनी जो जमीन है वो पहले से ही नमी की है और उसमें R10 ब्रेक करके उसके बाद में उसमें बेड बना दें तो क्या ठीक रहेगा? ये भी साथ में भी एक प्रोजेक्ट है, मैं उसका लोकेशन दे दूंगा। और मेरा गांव है पहाड़ी रामपुर शिवानी के पास में, वहाँ पे नितेश यहाँ पे बैठा हुआ है, आप उससे आके कभी भी पूरा समझ सकते हैं।
पंजाब में मैंने बहुत सारी जगह पे ये लगाया है और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। मानसीवाड़ा पंजाब में, मानसी में और भी कई सारे चंडीगढ़ के आसपास में भी। तो बेड जब हार्ड पैन ब्रेक करते हैं तो ये तुरंत हार्ड पैन टूट जाता है और पहली बार ब्रेक करना आसान नहीं है। आपको एक बेड को हो सकता है उसी लाइन में 3 बार 4 बार भी निकलना है और उसके बाद में पानी भरना जरूरी है। नहीं भरेंगे तो बेड नीचे बैठने की संभावना है। बेड बना सकते हैं लेकिन बेड है कि पानी भर के जहर मुक्त खेती की बात कर रहे हो तो जैसे कांग्रेस घास है या दूब है वो बड़ी दिक्कत करती है खेत में, तो उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कांग्रेस घास या कोई भी घास उग रही है तो इसलिए उग रही है क्योंकि आपकी खेत का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। और अगर आपकी घास है इन्हीं घास को काट के जमीन को डलने के इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे उगनी बंद हो जाती है। इसको डिकम्पोज करके इसी में छिड़केंगे, थोड़ा केमिकल वगैरह मिलाते हैं या जैसे मसाले मिलाते हैं तो ये अपने आप ही खत्म होने चालू हो जाती है। तो सफाई का ही मल्चिंग करें और हार्ड पैन ब्रेक करने के बाद ये घास मेरी कम हो जाती है। ये वो पिकनिक की थी ना, साथ ही हमारे पर वो लोग करते हैं और वे मेरे खेत में अप्लाई किए। बेसिकली कंसेप्ट सही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं तो सबसे देखो मशीन होगी। एक बार बस मिक्सर भी जाएगा, बैट बनाने वाली मशीन भी जाएगा, तो ये सब ये वो सब क्रिएटिव इसके अलावा कोऑपरेटिव है हमारे 10 आदमी मिल को ले लिए तो उसको बट अभी तक तो ये हमारा तो 2 दिन गांव के मोगलपुर किसान बैठे हुए हैं उन्होंने भी जरूर लिया भाई ये प्लीज बीच में डिस्टर्ब हमारा मतलब ये है कि पूरी ये भी गांव तक लागू नहीं कर सके। समस्या है कि ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की जो और तीसरी जो समस्या है जब मैंने सिक्किम की बात की बैठ पे हमने साइड से पानी को लगा दिया और समय में लोग चुनाव की समस्या आ गई। हालांकि गर्मी से तो पानी की लगाए ग्रोथ हो गई, गर्मी में से दिक्कत तो इसलिए टेक्निकल को काफी कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेथड है बिल्कुल ये प्रॉब्लमेटिक्स तो हमारे को आएंगी क्योंकि मल्चिंग और ये एक्सपेरिमेंट अभी तक किए नहीं हुए तो पता नहीं लग रहा कि कितना सक्सेसफुल रहेगा।